मैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेमंत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सैमफोर्ड को संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं लिया गया है। क्या राज हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुँचाता है, या फिर खूंटी वाला वो बिरसा हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुँचाता है, जिसको रातों रात सील कर दिया गया और सैमफोर्ड अभी तक चल रहा है। इंश्योरेंस के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग इंश्योरेंस के नाम पे आर्थिक शोषण कर रहे हैं जनता के साथ, और जनता जब इसकी आवाज उठाती है तो उस पर 10 गो मुकदमे डाल दिए जाते हैं, मारने की धमकियां दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। मरना पसंद करूंगी, फांसी के फंदे में लटकना पसंद करूंगी, लेकिन मैं बिकूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। मेरे हौसले वो लोग दबा नहीं सकते। जो परिजन थी, जो महिला थी, वो मर गए। उनके हस्बैंड को आप लोगों ने मारा, उनकी बहू को आप लोगों ने मारा। इन लोग कितना मेंटली प्रेशर हुई 1 महीना में। आप सब भी सोच सकते हैं, एक आम आदमी है कि घर में किसी का डेथ हो जाता है, वो भी घर के गार्जियन का। 55 साल की थी, बहुत बूढ़ी नहीं थी। 70-80 साल की रहती तो बोला भी जाता कि वो मरने के लायक थी, आप बोल सकते थे, क्योंकि आप लोग तो बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। 55 साल में एक महिला का डेथ हो गया, उनके बच्चों पे क्या बीत रहा होगा, उनके हस्बैंड पे क्या बीत रहा होगा, उनका मेंटल जो पीस भंग हुआ है, वो लोग जो डेली रो रहे हैं, उनका हम क्या रेट लगाएं। आप तो करोड़ों में लगा दिए अपने RNE लिख कर, हम लोग अपना मेंटल पीस का क्या रेट लगाएं। मेरी माँ मरी नहीं है, उसको मारा गया है बोल सकते हैं। मेरी माँ को मारने के बावजूद भी अभी हॉस्पिटल से धमकियाँ आती हैं कि परिजनों के ऊपर केस किया जाएगा, मेरा इतना करोड़ का नुकसान हुआ है, भरपाई करना पड़ेगा। तो मेरी माँ का मौत हो गया, उस मेरी माँ का कीमत कितना होगा? अगर उनका जो नुकसान हुआ है वो हम भरपाई कर भी दे तो मेरी माँ का कीमत क्या होगा, और वो कीमत क्या, वो एक माँ का कीमत मुझे दे पाएंगे? और मैं सरकार से चाहती हूँ कि वो हमारे इस सारे हॉस्पिटल को संज्ञान में लिया जा रहा है, लेकिन सैमफोर्ड हॉस्पिटल को क्यों नहीं लिया जा रहा? शायद इसमें कुछ राज छुपा हुआ होगा, यही समझ सकते हैं। और 17 जून को हुई घटना के बारे में पूरे झारखंड वासी रूबरू हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हम लोग एक गरीब पीड़िता की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए और एक्चुअली में उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे। 17 जून 2026 को हम अपनी टीम के साथ सैमफोर्ड गए और वहाँ पे हम लोगों ने बस यही बोला कि यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे हमको बात करनी है कि 12 लाख का जो एस्टीमेट बिल जो अपने मरीज के परिजन को थमाया है, आखिर क्यों थमाया है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि हम लोग अगर कहीं पे अपना कुछ सामान खरीद रहे, इलाज करा रहे हैं, तो आप बिल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो यही कारण से हम वहाँ गए। रिसेप्शन के पास ही सारा क्राउड था, वहीं पे बनी होती है स्लाइड जहाँ पे सब बैठे हुए थे। हम लोग वहीं पे गए। सबसे पहले तो हमको वहाँ पे बुलाया गया, मैं बाहर में 2-3 बाइट हम लोगों ने दिया। फिर मुझे वहाँ के एक स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा बोला आप लोग अंदर आइए, और मुझे कहा गया कि आप 3रा फ्लोर चलिए। सिर्फ मुझे बोला गया है कि अब 3रा तल्ला चाहिए, जो भी बात है हम लोग कर लेते हैं। मैं बोली मैं अकेले क्यों जाऊंगी? तो मेरे संगठन की एक महिला है, वो जब लिफ्ट में चढ़ी तो एक बाउंसर के द्वारा उनका हाथ को पकड़ के पूरा मोड़ दिया गया। उसी से जो भी बातचीत का जो भी हाथापाई जो बोल रहे हैं वो शुरू वहीं से हुआ। वहाँ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनका नाम कुछ है, मुझे ये प्रॉपर याद नहीं है, लास्ट में सीरियल लिखती हैं, वहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। वो आई और उन्होंने कहा कि मेरा हॉस्पिटल है, कौन घुसा, ब्ला दिस टाइप, बहुत कुछ बोलने लगी और हमारी महिलाओं को ढकेलने लगी। ये CCTV में रिकॉर्डेड है। उसके पहले भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे मौजूद भैया ने बोला कि महिलाओं को नहीं मार सकते। जब बाउंसर हम लोग को ढकेलने लगा तब वहाँ पे हम आवाज़ उठाएं कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब हमें गुस्सा आया, हमने बोला कि ये तरीका नहीं है। वो बोले कि सीधा निकलो, घसीट के बाहर निकाला गया। बाहर में मीडिया थी, बहुत मीडिया भाइयों ने इस चीज़ का रिकॉर्ड भी किया है। और बाहर हो जाने के बाद जब वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में हमारे बाल को पकड़ के मारा गया, इवन कि महिलाओं को मारा गया। 13 महिला वहाँ पे इंजुरी रिपोर्ट बनवाई, 13 महिलाओं को चोट लगा। ये सब मामला था जो मैंने आपको बता दिया। उस दिन के बाद से मुझे ये कहा गया कि अमीषा जी को प्रॉब्लम है तो आप सदर थाने में जाके केस फाइल कीजिए। तो जब हम वहाँ पे गए 7 बजे के लमशम में, हम लोग 30 से 40 लोग मेरे सपोर्ट में, बहुत दूर दूर से भैया लोग आए थे, जैसे आकाश भैया, ये सब रामगढ़ से आए हमारे लिए। तो वहाँ जाके जब हम लोग FIR दर्ज किए सैमफोर्ड पे, वो भी कितने टाइम हो रहा होगा, 3-4 के बाद की बात है, हम हाँ शाम की बात है। तो हम लोग भूखे प्यासे रहकर वहाँ पे FIR लिखना, उनका 10 तरह का प्रोसेस और फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना, सब महिला वहीं थी। रात भर जो गांव से महिलाएं आई थी मेरे साथ, सब रात भर हम लोग वहीं पे थाना में 8-10 बजे तक रहे। और 10 बजे के बाद हम लोग हॉस्पिटल में जाके इंजुरी बनवाए। 13 महिलाओं को चोट लगा था, किसी कमर में, किसी का चेस्ट में, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। हमारा कहना है कि हम एक जनता है, हमारे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने दे दिया है। मैंने थाना में दे दिया, मैंने कोर्ट में दे दिया, मीडिया के पास भी है। लेकिन सैमफोर्ड के अंदर की जो CCTV है, DVR है, वो लोग क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सोचें कि लड़की को दबाना है, तो मेरे में सैमफोर्ड के सफाई कर्मी मंजू कश्यप के द्वारा मेरे में STAC का केस किया गया।
कि मैंने जाति सूचक का इस्तेमाल किया है। चलिए मैं मान ली, इतनी भीड़ में मैं कैसे चिन्हित करूंगी कि वो आदिवासी हैं। ये तो एक था उनका क्या चाल कि वो लड़की को दबाए। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने जो केस किया, आज 1 महीना 5-6 दिन हो गया, किसी भी तरह का कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीने के बीच में मुझे धमकियां मिलने लगी, मुझे सेटलमेंट करने को बोला गया। बहुत ऐसे MLA MP भी है, मैं नाम अभी नहीं रिवील करूंगी, जिनके माध्यम से मुझे डिमोटिवेट और मोटिवेट भी किया गया। 10 लोग अगर नेता फोन कर रहे हैं तो 7 उसमें से डिमोटिवेट करते हैं और 3 मुझे मोटिवेट करते हैं। सबका यही कहना है कि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के संरक्षण में ये अस्पताल चल रहा है, तुम अकेली क्या कर लोगी, बैठ जाओ, बहुत कम उम्र की हो, कुछ फायदा नहीं है। मैंने हर कॉल्स को, जितने कॉल मैं टैप कर पाई, जितने नॉर्मल्स कॉल आए मैंने टैप किया। व्हाट्सअप कॉल आए, व्हाट्सअप कॉल के जरिए जो नहीं होता है कि फेक कॉल्स +92 पता नहीं ऐसे करके कॉल्स आते थे, सबका है मेरे पास। उसके बाद फिर क्या किया गया कि जब देखिए कि लड़की कुछ नहीं कर रही है, लड़की जब मैंने बोला कि मैं सेटलमेंट वगैरह जो भी है मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं झुकूँ क्यों। आज से 1 हफ्ता पहले मुझे सदर थाना से 2 नोटिस प्राप्त होता है। 2 नोटिस, अभी 2026 चल रहा है, 272 कांड संख्या 2024 का एक नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लाई उस नोटिस को, और उस नोटिस में लिखा गया है कि मुझे 7 दिन के अंदर वहाँ पे उपस्थित होके अपना जवाब देना है। तो मैं इस बारे में, ऑफकोर्स मैं लेटर पढ़ी लिखी लड़की, मैंने पढ़ा कि गलत है, तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे कहा जाता है कि गलती से वो लेटर मैंने भेज दिया। मैडम एक बात बताइए, एक वर्दी वाला पुलिस, आप गलती से किसी को साइन करके सदर थाने का मोहर लगा के आप भेजते हैं किसी को स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर, तो साजिश नहीं है तो क्या है। जान रहा है कि लड़की ना बिक रही है, ना झुक रही है, ना दब रही है, तो आप सोचते झूठे केस में लपटाओगे। मैं उसमें वहाँ पे मैंने बोला कि देखिए सर ऐसा नहीं होता है, अगर आप लोग को फंसाना है तो डायरेक्टली बोलिए ना। नहीं मैडम हम दूसरा लेटर आपको भेज दे रहे हैं। दूसरा लेटर मैं आज रिसीव करके आई हूँ, स्पीड पोस्ट के जरिए दूसरा लेटर मुझे मिला। ये हुआ 15 दिन के बाद, जब बहुत सारे रैकी करने लगे, इवन रास्ते में टोक के महिला लोग, सब गाँव की है, कोई कहीं जा रही है, बेटी घर जा रही है, कोई पुतों के घर जा रही है, हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस केस से हट जाओ, बहुत इसमें बड़े बड़े लोग हैं, मरवा दिए जाओगे, तुम लोग को फंसा दिया जाएगा, तुम लोग को ड्रग्स में फंसा देंगे, तुम लोग को गांजा में फंसा देंगे, ऐसे ऐसे करके कॉल्स आ रहे हैं। हमने ये भी जवाब दिया कि ऐसा थोड़ी होता, कानून नाम का भी चीज़ है। तो क्या बोला गया मुझे पता है कि तुम सच के लिए कितना दिन जिंदा रहोगी, चारों तरफ झूठे लोग बैठे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है उस नंबर का, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला कि मैं फाइट करूँगी। अभी मैं बता रही हूँ कि मेरी बेल लगी हुई है, बेल हुई नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरफ से नो कॉर्सिव लगा दिया है कि मेरी अरेस्टिंग तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। एक अच्छा चीज़ हुआ। उसके बाद ये लोग क्या किए, देखिए कि लड़की को नहीं हो रहा, तो वो मुझे मानहानि का केस के लिए, कोई बीबी राय है, एडवोकेट लीगल कंसल्टेंट है, ये रातू का है, ये सैमफोर्ड की तरफ से मुझे एक लीगल नोटिस भेजते हैं। 3.5 करोड़ रुपये ये मुझसे मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मैं तो झुकी नहीं। तो आप सोच रहे हैं लड़की को परेशान करने का ही नया तरीका है। तो ये लेटर है सर, इसको भी आप लोग जरूर दिखाइएगा। इस लेटर में एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, मिसेज अमीषा प्रसाद, फाउंडर एंड डायरेक्टर संपूर्ण शंकर मुचन फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, झारखंड 82531 से। ये मेरा डिटेल हुआ, ठीक है। उनका क्लाइंट डिटेल क्या है वो सुनिएगा। सैमफोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर, यही है पॉइंट कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। अरे आपका क्लाइंट है, आप ट्रांसपेरेंसी से नाम काहे नहीं लिखे इसमें? कौन है सैमफोर्ड का डायरेक्टर? मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे साथ तमाम जनता जानना चाहती है। वहाँ पे इतने लोग जा रहे हैं, इतने अच्छी इलाज होते हैं, तो हम लोग भी तो चाहते हैं डायरेक्टर कौन है जाने। तो यहाँ लिख दिया थ्रू इट्स डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस नियर कोकर चौक, ओल्ड HB रोड, बस यही लिखा हुआ है। ये पहला हुआ उनका जो डिमेरिट है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, मैं 3 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या डैमेजेस किया है, सुनिएगा। जनरल डैमेजेस, इंजुरी, फाइनेंशियली लॉस टू रेपुटेशन ऑफ द सेड हॉस्पिटल ₹2 करोड़। वाह, सोचने वाली बात है। एक लड़की, एक युवा को 3.5 करोड़ रुपया एक दिन का नुकसान हो गया, आपका मांग रहे हैं मुझसे, धमकी दे रहे हैं कि मानहानि का केस कर देंगे। आपका कमाई कितना है जी एक दिन का? अरबों रुपया छापते हैं क्या? इनकम टैक्स कितना भरते हैं आप जो एक दिन में 3.5 करोड़ का नुकसान हो गया आपका? सेकंड में लिखते हैं मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एकोनॉमी ₹1 करोड़। सुनते जाइए, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट लिखा लीगल असिस्टेंस एंड जनरल चार्जेस ₹2,50,000। टोटल ग्रैंड टोटल जो हुआ इसका हुआ 3 करोड़ 2,50,000। ये मुझसे मांगा गया 15 दिन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कि हम कहाँ से दें, और एक सवाल आता है क्यों दें। मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक आम आदमी है, हमारे लिए 3 लाख नहीं, हमारे 3,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी का है ना सर, मेहनत का पैसा रखते हैं। आप लोग जैसा अनाप शनाप पैसे तो आते नहीं हैं। तो आप सोच रहे हैं कि लड़के को रैकी करवा रहे हैं, लड़के को धमकी दे रहे हैं कि तुम केस को हटा दो, तुम पीछे हट जाओ, लड़की हट नहीं रही है, तो अब ये दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी फाइट करेंगे। देखिए सर,
आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि अभी एक्चुअली में जो झारखंड में चल रहा है स्वास्थ्य को लेकर, एक सबसे बड़ा जो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में पूरा भ्रष्ट पड़ा हुआ है पूरा सिस्टम। अगर मान लीजिए कि आज हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे नौकरी करेंगे, कैसे आप लोग मीडिया भाई लोग कहीं जाके किसी का बाइट ले सकते हैं? खांसी हो गया, सर्दी हो गया, अटैक आगे, कहाँ जाएंगे आप? सरकारी में जाते हैं कोई सुनता नहीं है, प्राइवेट में जाते हैं पैसा का भरमार लगा रहता है, अब क्या करें, डायरेक्ट शमशान घाट पहुंच जाना चाहिए ना सर हम लोग को। फाइनेंशियली एक्सप्लोटेशन का खेल हो रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियली एक्सप्लोटेशन का पूरा। इंश्योरेंस के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग इंश्योरेंस के नाम पे आर्थिक शोषण कर रहे हैं जनता के साथ, और जनता जब इसकी आवाज उठाती है तो उस पर 10 गो मुकदमे डाल दिए जाते हैं, मारने की धमकियां दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ, मरना पसंद करूंगी, फांसी के फंदे में लटकना पसंद करूंगी, लेकिन मैं बिकूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। मेरे हौसले वो लोग दबा नहीं सकते, ये चीज़ है। और मैं आज फाइट कर रही हूँ, मैं अंतिम तक फाइट करूंगी। जो केस हुआ है फर्जी, वो आखिरी में उनको ये डिफेंड करना पड़ेगा कि वो गलत थे, और हम लोग का मुद्दा जो था वो एक्चुअली में सही मुद्दे पे गए थे। ये हमारा एक हो गया जो आपको मैंने बता दिया, 3.5 करोड़ रुपया का वो लोग मुझ पे भेजे, और मैंने इस लेटर को रिसीव किया 7 तारीख को मैंने लेटर को रिसीव किया। जैसे आया मैं लेटर को रिसीव की और मेल के जरिए उनको जवाब मैंने दे दिया है। लेकिन ये बात दरअसल ये आता है कि 3.5 करोड़ रुपया अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरे पे वो लोग वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। करिए ना, निष्पक्ष जांच होगा ना, कानून नाम का चीज़ है कि नहीं। मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाली एक लड़की हूँ, मैं संविधान को मानने वाली लड़की हूँ, और मैं कानून के चलते, कानून एक होता है ना सर कि आप झूठे फर्जी केसेस कर रहे हैं, एक लड़की हूँ, एग्जाम से होते हैं, वो सब करते हुए मैं कोर्ट रेगुलर दौड़ रही हूँ 10 दिनों से। मैं झुकी नहीं, अपना तेल जला के जितना भी है मेरा औकात है ना, उसमें से मिलकर हम लोग सभी भाइयों के, जितने भी संगठन के कार्यकर्ता, सभी लोगों के मिल के, सभी लोगों के सपोर्ट से अभी हम लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये सब एक ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है, ब्लैकमेलिंग का जरिया है कि मैं नहीं झुक रही हूँ, केस नहीं हटा रही हूँ। उसके बाद मेरे पे झूठा नोटिस भेजा गया, उसका भी मैंने लेटर लाई, इसको भी आप लोग विजिबल कीजिएगा कि 272 कंसेंट का नोटिस मुझे क्यों भेजेंगे लोग। इस केस को मैंने जब ऑनलाइन चेक करवाया तो पता चला किसी अभिमन्यु सिंह के नाम से केस रजिस्टर्ड है, और इन्होंने मेडिका में शायद केस किया था। ये है 272 कंसेंट के 224 का केस, इसको भी आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं, ये है। और इसी तरह 2 नोटिस उन्होंने भेजा है जिसमें उनका अकाउंट संख्या गलत लिखा हुआ था, नहीं, वो साजिश के जरिए मुझे फंसाने का एक तरकीब था जिसमें मैं फंसी नहीं। डराना चाह रहे हैं वो लोग, सोच रहे हैं कि मारने का धमकी दे रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अब ये सब एक नया मारने की भी धमकी आई आपको? जी सर, पूरा। मैं उसके प्रूफ्स हैं आपके पास? कमेंट्स बहुत सारे हैं सर, बाकी मैं कमेंट्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें जूम कीजिएगा, साहिल आदम करे कोई कमेंट किया है, उसमें देखिए लिखा हुआ है यू डाई, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं सर, हम आपको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत कॉल आ रहा है। आपने जो केस किया था उसमें कितना इन्वेस्टिगेशन हो कुछ पाया है? नहीं, कुछ आप लोग का कोई अपडेट नहीं है। वही जानना हमारा मेन मकसद है कि ठीक है, अब तो देश में बहुत सारा ऐसा ड्रामा चल रहा है, भरत तिवारी को भी बिहार में मार दिया गया सच का आवाज़ उठाने वालों को, तो आप मतलब क्या चाहते हैं, कानून क्या चाहता है कि सच का कोई आवाज़ नहीं उठाए, उसको डरा। अगर आपके पास पावर है तो झूठा केस सिर्फ फंसाया जा सकता है कि सच केस में किसी को जगह भी दिया जाए। मतलब जो सच का लड़ाई लड़ा है उसको भी कोई जगह मिलेगा कि सिर्फ आपके पास वही पावर है कि झूठा केस में उसको फंसा दो। सिर्फ फंसाने का काम किया जा रहा है इसको, कि आपके पास कोई भी कानून। आपने अभी तक CCTV फुटेज क्यों नहीं लिया? आपने हमें नोटिस भेजा है 7 दिनों के अंदर मिलने के लिए, आपने उन्हें कितना बार नोटिस भेजा? और जब हम लोग 10-11 बजे तक वहाँ पे सब कोई खड़े थे तब तक तो कोई नहीं आया था सैमफोर्ड का, तो हमारे से पहले उनका FIR रजिस्टर कैसे हो गया? और आप लोगों के द्वारा कितने बार उन लोगों को बुलाया गया है, उसको भी तो हम लोग से साझा कीजिए, हमारे साथ नहीं कीजिएगा, मीडिया बंधुओं के साथ कीजिए। और अभी तक सैमफोर्ड का हम लोग बार बार मांग किए, पिछला PC में भी हम लोग मांग किए थे कि सैमफोर्ड का अभी तक CCTV फुटेज क्यों नहीं साझा किया गया। अगर आप सच है, हमने 2 करोड़ का लॉस किया आपके हॉस्पिटल में, 3 करोड़ इन लोगों के द्वारा 2 करोड़ का, क्योंकि उस समय तक मैं पहुंचा नहीं था। हमें जब मालूम चला कि हमारी बहन के साथ मारपीट किया गया है, हमारी गांव के साथ महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, तब हम लोग बाद में आए। तो जब इन्होंने 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया, 2 करोड़ का क्या तोड़फोड़ हुआ है? 3 करोड़ 1 करोड़ तो कुछ और है ना, वो मतलब उन लोगों को ठेस पहुंचा अंदर से, उसका 1 करोड़ है। तो 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया गया, तो मतलब क्या ऐसा क्या तोड़ दिया? 2 करोड़ का हीरा लगा कर रखे थे आप लोग गेट के बाहर, आप लोग तो घुसते के साथ बाउंसर के द्वारा ढकेल के भगा दिए, तो क्या टूट गया? आप साझा करिएगा ना जी, किस केवल आपको मतलब वकालत के द्वारा आप सिर्फ लीगल नोटिस भेजने का आप काम करिएगा, कि कुछ शो भी कीजिएगा, कुछ पिक्चर भी भेजे थे साथ में कि क्या टूटा। और ऐसा नहीं, सब कुछ रिकॉर्डिंग में है, आप लोगों ने चलाया भी है, पास्ट में बहुत कुछ डिलीट भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने चलाया, हमारे पास भी है। एक 2 गमला के सिवा कुछ नहीं टूटा है। गमला का कॉस्ट कितना आता है? 70 से 100 रुपया। नहीं होगा तो हम लोग खरीद के दे देंगे, और वो टूटा भी नहीं है, फाइबर का था, टूटा नहीं है।
उसको सिर्फ मतलब क्षतिग्रस्त किया गया क्योंकि अब इसके सर में चोट था, इनके हाथ में इनके अलग चोट था, उनके हाथ में चोट था। मतलब कोई मार खा के अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर सकता है। मतलब आम जनता किस लिए बना है? सिर्फ मार खाओ, तुम लोग लात खाओ, हम लोग रुपया लेंगे। और आखिरकार परिजन का मृत्यु हो गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेमंत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सैमफोर्ड को संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं लिया गया है? क्या राज हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुँचाता है, या फिर खूंटी वाला वो बिरसा हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुँचाता है, जिसको रातों रात सील कर दिया गया और सैमफोर्ड अभी तक चल रहा है? सिर्फ वो मतलब लग रहा है कि वहाँ पर आपकी भी संलिप्तता है। मतलब केवल वोट लेने समय हम आपके हैं और उसके बाद मार खाएं आपकी समाज की महिला, और उनके बाद मतलब उल्टा केस भी झेले हम। मतलब सच का आवाज़ को दबाने के लिए इस झारखंड में या इस देश में कब तक ऐसा कार्य किया जाएगा? कब तक सच को दबाया जाएगा? गोलियों के माध्यम से, डंटों के माध्यम से कब तक आप गोली मारोगे? स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है आम जनता के लिए, गरीब के लिए, आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ? जिसके पास औकात नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का, वो रिम्स जाएगा, सदर जाएगा। आप रिम्स का स्थिति देखिए ना, आप सदर का स्थिति देखिए। सदर में जाइए तो एक नॉर्मल दवाई लेकर आप रिम्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिम्स जाइए तो अगर आपके पास पैर भी नहीं है, आप किसी सांसद के घर के नहीं हैं, आप किसी विधायक के घर के नहीं हैं, तो आपका वहाँ भी इलाज नहीं होगा। मतलब हर जगह आप लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं कि लास्टली आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल ही। प्राइवेट हॉस्पिटल में इंसान इलाज कैसे कराए? और सैमफोर्ड का हम लोगों ने इतने दिन में इंक्वायरी किया, सैमफोर्ड में अलग अलग जगहों से सेटिंग के तहत वहाँ इलाज हो रहा है। खास करके CCL का जितना पेशेंट है वहीं पे ट्रांसफ़र होता है। क्यों होता है? और एक और बात, अगर आप इलाज करें तो कम से कम इलाज करिए ना। आप तो परिजन का जान ले रहे हैं। उनका क्षतिग्रस्त जो हुआ है मेंटल, उन लोग जो इतना परेशान हुआ है उसका क्या अमाउंट लगाए हम? जो परिजन थी, जो महिला थी, वो मर गए, उनके हस्बैंड को आप लोगों ने मारा, उनकी बहू को आप लोगों ने मारा। इन लोग कितना मेंटली प्रेशर हुई 1 महीना में? आप सब भी सोच सकते हैं। एक आम आदमी है कि घर में किसी का डेथ हो जाता है, वो भी घर के गार्जियन का। 55 साल की थी, बहुत बूढ़ी नहीं थी। 70-80 साल की रहती तो बोला भी जाता कि वो मरने के लायक थी, आप बोल सकते थे, क्योंकि आप लोग तो बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। 55 साल में एक महिला का डेथ हो गया, उनके बच्चों पे क्या बीत रहा होगा, उनके हस्बैंड पे क्या बीत रहा होगा, उनका मेंटल जो पीस भंग हुआ है, वो लोग जो डेली रो रहे हैं, उनका हम क्या रेट लगाएं? आप तो करोड़ों में लगा दिए अपने RNE लिख कर, हम लोग अपना मेंटल पीस का क्या रेट लगाएं? अरब में लगाएं, क्योंकि हमारा औकात है, तब हमारे ऊपर करोड़ों का मालहानि भेजा गया है। आपका तो औकात है क्योंकि आप डेली लूट रहे हैं, तो आप पे क्या केस किया जाए? तो हम भी अरबों का केस, लीगल नोटिस भेजते हैं। और आपके माध्यम से हम यही बोलेंगे कि अगर इसका जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो बहुत जल्द उग्र आंदोलन का ये रूप लेगा। और आपके माध्यम से हम तमाम झारखंड की जनता को बोलते हैं कि आप हमसे जुड़ें। सबके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटलों का दिक्कत है, आप हम लोग से जुड़ें और एक मुहिम के तहत इसको भी अब आवाज़ उठाना होगा। जैसे नीट पेपर लीक पे आवाज़ उठ रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है उस पर, लेकिन मुद्दा तो सही है ना। नीट पेपर लीक तो हुआ है ना, उस तरीके से ये भी मुद्दा सही है और परिजन का जान भी जा चुका है। आज वही हुआ राज हॉस्पिटल में, मतलब एक्सीडेंट करे कोई आया, पैर टूटा हुआ है, उसका जान चल गया। और हुआ क्या? 22 लाख का बिल थमा दिया गया। उस पर तो हेमंत सरकार ने संज्ञान ले लिया। बिरसा हॉस्पिटल खूंटी में भी यही चीज़ हुआ, उस पर आपने संज्ञान ले लिया, रातों रात उसको सील भी कर दिया। सैमफोर्ड में अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं हुआ? हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि सैमफोर्ड में डायरेक्टर मतलब कोई मंत्री तो नहीं ना है। डायरेक्टर का नाम भी छुपाया जा रहा है, तो डायरेक्टर का नाम को डिस्क्लोज किया, डायरेक्टर कोई मंत्री तो नहीं है ना। आप हमें बताइए कि आप लोग के माध्यम से मालूम चले कि डायरेक्टर कोई मंत्री तो नहीं है। तो आप खुद सोचिए ना भाई, ये सबके घर का दिक्कत है। और नहीं है, भगवान न करे हो, बट ये सबके घर में दिक्कत होगा। आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। कभी किसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सरकारी में कोई इलाज नहीं है। आज डिलीवरी कैसी क्यों ना हो, सब कुछ आज के डेट में एक मतलब एक बहुत प्रोपागंडा के साथ एक इलाज को एक मतलब नौटंकी बना के रख दिया गया है। कब तक उसका भुगतान सब बनेगा? आप लोग भी कोई करोड़ों में नहीं कमाते होंगे, आप लोग भी 1000 लाख में ही होंगे, वो भी मिला जुला के होगा 2-4 महीना का। एक पेशेंट आ जाएगा तो मालूम चलेगा कि बच्चा का 2 महीना का फी रुक गया। अगर घर में एक पेशेंट आ जाए तो ये कब तक चलेगा? हम भारत के संविधान के तहत जो चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया है, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसको अच्छे से मतलब आप लोग के साथ ही उजागर करिए कि पुलिस हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस पैसों वालों का ही सपोर्ट कर रही है। क्या पता कब गोली हमारे ऊपर चल जाए, भरत तिवारी के जैसा, और बाद में भीड़ लगा के क्या फ़ायदा? तो कम से कम जो सच का आवाज़ उठा रहा है, हम तमाम झारखंड वासियों से कहेंगे कि जो सच का आवाज़ उठा रहा है उसका साथ दे।
और साथ दे ताकि बाकी लोगों पर अत्याचार ना हो सके। जो आज इस बहन पे हुआ, इसका सर पे चोट है, अभी भी चेक कर सकते, अभी भी इसका पूरा सूजन खत्म नहीं हुआ है। किन्हीं का पेट पे चोट है, उनका हाथ में चोट है, एक महिला का पेट पे चोट है, वो इस कदर है कि अभी तक वो घर से ठीक से नहीं निकल रही है। सब किसान के परिवार से बिलोंग करती हैं, सबको अभी धन रोपनी करना है, कितनी महीने उसमें से अपना काम नहीं कर पा रही हैं। और नहीं तो और जो महिलाएं जिस जात से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उन्हीं के नाम पे इन पर केस कराया जा रहा है। मतलब क्या तरीका है ये? मतलब कानून का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई के मतलब धोखाधड़ी के लिए होगा कि कभी सच्चाई के लिए भी होगा? हम बस यही जानना चाहते हैं इस सरकार से और यहाँ के कानून व्यवस्था से। स्थानीय थाने की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं आप? हाँ, एकदम उठा रहे हैं, क्योंकि पहले हम पहुँचे हैं वहाँ पे, हमारा FIR ना रजिस्टर होकर पहले उनका FIR रजिस्टर हुआ। इस पर हम जानना चाहेंगे ना, आप CCTV अपना थाना का दिखा दीजिए कि हमसे पहले वो पहुँचे हैं। हम सब कुछ साक्ष्य के साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं खोट नहीं है, हमारे अंदर कहीं झूठा नहीं है। हम कहते हैं कि आप साक्ष्य दें कि वो पहले पहुँचे हैं हमसे, तो हम मान लेंगे कि हम गलत हैं। चलिए हम बोल दिए, हम मान लेंगे गलत है। सैमफोर्ड को हम बोलते हैं कि वो अपना CCTV साक्ष्य को मतलब शो करे। और एक और बात जो हम बार बार सोचे थे बोल नहीं पाए, सैमफोर्ड के जिन डॉक्टरों ने PC किया था, मैं उन डॉक्टरों के साथ हम लोगों का 1 to 1 आपके माध्यम से PC करना चाहते हैं। अगर वो इतने सच हैं, ठीक है, हम डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन जितना इलाज करवाएं अपने घर में बंधुओं के द्वारा भी, हमारे माताजी का 5 साल से इलाज चल रहा है। पल्स में चला, 4 बार पल्स में एडमिट हुई है, CMRI कोलकाता में एडमिट हुई है, AIG हैदराबाद में एडमिट हुई है। तो उनके साथ डायरेक्ट हम भी PC करना चाहते हैं और 1 to 1 ही बात कर लें कि आप गलत हैं कि हम गलत हैं। आपके द्वारा जो गुंडे पाले गए हैं बाउंसर के नाम पे, वो हमें मारे हैं कि हम लोगों ने आपको मारा है? देख लिया जाए ना, आप CCTV साझा कीजिए और उसी समय साझा कीजिए ना जिस वक्त मीडिया बंधुओं को बुलाया जाए, और आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ही साझा कीजिए, मत दीजिए हमें, हम उनका मिसयूज कर लेंगे, ऐसा आप लोगों को लगता है? और सर एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाओं को मारा गया, ठीक है ना, आज वो महिलाएं बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपना कार्यशैली, अपना जो दैनिक जीवन था वो सब काम नहीं कर पा रही है। तो हमारा कहने का ये है कि सरकार से मैं बोलना चाहूँगी कि पूरा जनता देखा है इस चीज़ को कि किस तरह से ढकेला गया, मारा गया। इवन मुझे जो मारा है वो तो वीडियो वायरल चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो इतना महिलाओं के बारे में सशक्तिकरण के बारे में बात किया जाता है, आपके राज्य में आपकी बहन बेटी को मार रहे हैं लोग और आप चुप हैं। बाउंसर जो मेरे पे केस किया है, वो बाउंसर खुद महिलाओं को मारा है। अंदर में बाउंसर क्या कर रहा है, मेरी महिला का साड़ी खुल गया था, साड़ी खुल गया, वो लपेट कैसे पल्लू ऐसे कर रही है, तो बाउंसर ढकेल दिया। तो आपका बाउंसर हम लोगों को मारा और वही बाउंसर मेरे पे केस करता है कि मैंने धमकी दी है, मैं बहुत बड़ी गुंडी हूँ। ठीक है, मैं गुंडी हूँ, एक्सेप्टेड कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं हूँ तो अच्छी वाली हूँ ना, आपके जैसे थोड़ी है कि आपके से बस किसी को पैसे दे दे, गांधी जी का नोट या गांधी जी का नोट रख ले। हमारा एक और कह रहा है कि ये लोग इतना दिन से इतना मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे हैं हमें, हमारे संगठन के लोगों को, कि अगर कोई और होता अभी तक तो रुक जाता। इतना फोन कॉल, इतना रैकी करवाना है, 10 तरह के नोटिस भिजवाना, मान आनी, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मेरे व्हाट्सएप कॉल में आप देखेंगे ना, जितना नॉर्मल कॉल नहीं होता व्हाट्सएप कॉल करता है, जानता है कि टैप रिकॉर्डिंग नहीं होता। इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने इन्फॉर्मेटिव डाला है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को या मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को, मेरे भाइयों को कुछ भी हो, इसका सीधा जिम्मेवार सैमफोर्ड के डायरेक्टर, सैमफोर्ड का ऑनर, सैमफोर्ड का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सैमफोर्ड का सफाई कर्मी, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का जितने लोग हैं, वो उस सैमफोर्ड में जितने लोगों का शेयर होल्डर है, जो लोग शेयर्स में हैं, सभी लोग का जिम्मेवारी हो। अगर मेरी मृत्यु होती है या मुझे मार दिया जाए, मुझे फंसा दिया जाए, तो मैं सभी मीडिया भाइयों से कह देना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेटिव का जीरोक्स कॉपी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर इवेंट कुछ हो जाए तो आप लोग जरूर संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि यही लोग करवाने वाले हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल हाथ है, इतना मुझे पता है। पॉलिटिकल हाथ है तभी पॉलिटिकल लोगों का मेरे पास फोन आता है बैठने का, ये करने का। क्या कर लोगी? सॉर्ट आउट कर लो ना बेटा, सॉर्ट आउट कर लो ना बेटा। रिकॉर्डिंग है, हमारे पास भी कॉल रिकॉर्डिंग है कि इस मुद्दे बेटा बोल के सॉर्ट आउट कर लो। सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्या? सिंपल सी बात है, हम लोग को नहीं करना सॉर्ट आउट। क्यों करे सॉर्ट आउट भैया, मीडिया भैया से क्यों करे? हम तो देखिए उनकी पुतव है, इनकी यहाँ सासू माँ नहीं रही, तो ये हम रात से बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे वो लोग की उनकी सासू माँ। इनके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि ये 1 महीने से इतना मेंटली टॉर्चर है। मुझे बोलते हैं कि मेरी माँ सपने में आती है, सपने में आके रोती है। तो ये लोग नहीं रह पा रहे हैं, एक तरह का मारा गया है। मैं इनके पति इंद्रनाथ महतो, मैं समझिए कि मैं गरीब की आवाज बनी हूँ। मैं इंद्रनाथ महतो ये पूछना चाहती हूँ सैमफोर्ड से, अमीषा प्रसाद नहीं हूँ मैं, इंद्रनाथ महतो हूँ, कि मेरी बीवी का जो आप लोगों ने इलाज किया
उसका डाटा दीजिए। आपने आईसीयू में रखा, उसका डाटा दीजिए, वहाँ का सीसीटीवी दीजिए कि आईसीयू में रखने के बाद मेरी पत्नी स्वर्गीय सरोज देवी को रखने के बाद आपके कितने डॉक्टर्स गए अंदर इलाज के लिए। बस आईसीयू में डाल दिए, छोड़ दिए मरने के लिए। अरे वाह। उसके बाद मैं इंद्रनाथ महतो एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि मेरे मरीज जब वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गया, जब वहाँ पे वो बोल रही थी कि मुझे ये खाना है, मुझे उनको बोला गया कि कान का सोना का खोल दो। कोई महिला इतना सीरियस होगी, 5 तारीख को एडमिट हुआ था ना? हाँ, 5 को किए थे। 5 को, 5 जून। जब इमरजेंसी में रखे थे 5 को ही शाम में किए थे, 4:09 में किए थे। और गांधीनगर से उतने टाइम पे वहाँ पहुँचे, फिर इमरजेंसी में रखे तो इमरजेंसी में एक नर्स बोली कि कान का निकालना पड़ेगा। तो मैं खुद, मम्मी हमको बोली कि कान का निकालने बोल रही है, लेकिन हमको शौक है, अच्छा लगता है, मत निकाल दो, ऐसे वो बोल रही थी। तो हम बोले कि हॉस्पिटल में ऐसे नहीं होता है, हमें इलाज के टाइम निकाला जाता है। तो फिर कान का निकाल दिए, लेकिन जो नोच का था वो बोल रही है कि मेरा रहने दो। वो नोच का मरते दम तक उनके नोच पे ही था। 5 तारीख को वो महिला इस तरह बोली, 6 को आईसीयू में चली गई। बात नोटिस कीजिएगा, 5 को बात की खुद से अपनी बहू और 6 को आईसीयू और में। वो खुद से बोल रही थी कि हमको देसी वाला चिकन खाने का मन कर रहा है वैसे। उसके बाद इमरजेंसी में 1-2 घंटा रखे, उसके बाद तुरंत उसी दिन रात में ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और हम लोग उस दिन 10 बजे रात को सेमफोर्ड से घर गए। एक और इसमें सवाल ये आता है कि गांधीनगर में 1 महीना वो जो माता जी थी वो एडमिट थी। गांधीनगर से इनको कहा गया कि आप घर चले जाइए। इस पॉइंट को सुनिएगा कि आप घर चले जाइए। तो परिजन को ये लग रहा था कि आप तो घर जाना है। तो परिजन के जो पति हैं उन्होंने कहा कि सर 1 महीना रखें और 1 हफ्ता रख लेते हैं हम लोग। 1 हफ्ता रखने से क्या होगा कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप बुधवार और शुक्रवार को आइए ना, इलाज कर देंगे। ये लोग को एम्बुलेंस लाया गया, एम्बुलेंस में बिठाया गया। अब बिना इन्फॉर्मेशन का, बिना परिजन को जानकारी का ये लोग सैमफोर्ड के द्वार के बाहर लगा दिए गाड़ी। उनके पति ने कहा कि आप कहाँ ले आए हैं सर, ये तो सैमफोर्ड है। तो बोलते हैं नहीं, बस कुछ टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, टेस्ट करवाने के बाद भेज देंगे। 5 तारीख को इनको नहीं बोलता उल्लू बनाकर एक धोखा में रखकर इनको सैमफोर्ड लाया गया, इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया। और 6 को महिला चली गई आईसीयू में। आईसीयू में 6 को गई ना, 5 को ही रात में आईसीयू में चली गई। सॉरी, मैं 6 ज़्यादा बोल दी। 5 को ही आई, चिकन मांगती है, कान का बोलती है नहीं खोलेंगे, सुहागन है, नाक का नहीं खोलेंगे, ये सब बोलने के बाद 5 के रात को आईसीयू में चली जाती है। 2 दिन तक वहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं। उसके बाद फिर ये लोग का 6-7 दिन ड्रामा चलता है। जब इन लोग कहते हैं कि डिस्चार्ज कर दिए, डिस्चार्ज नहीं करते हैं। 3 लाख रुपये साथ ये लोग इंश्योरेंस से ले भी लिया है ना, 2,35,000। 3 दिन में 2,35,000 का ये लोग बिल थमाए। सारा खेला यहाँ पे मेडिक्लेम वालों का है सर, इंश्योरेंस का ही सारा खेला है। इंश्योरेंस के जरिए जितने भी मरीज आते हैं वो मर के जाते हैं। सीसीएल का डेटा अगर निकाला जाए ना तो समझ में आएगा, जितने भी रिटायर्ड सीसीएल कर्मी, पत्नी, भाई, बेटा, या फिर आयुष्मान के द्वारा जितने लोगों की इलाज हो रही है, या फिर किसी भी इंश्योरेंस के द्वारा लोगों की इलाज हो रही है, वो लोग क्या करते हैं, मरीज को जानबूझकर रखते हैं ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा ऐंठ पाए। और पैसा ऐंठने के चक्कर में कितने घर का चिराग बुझ जाता है, कितने का मांग का सिंदूर चला जाता है। आज रोना आता है ये सोच के, मैं अपने लिए लड़ रही हूँ क्या, मुझे क्या प्रॉब्लम था। मैं तो बस नॉर्मली पूछने के लिए गई थी ना। यहाँ पे इतना बड़ा ये लोग पॉलिटिकल एक खेल खेलने लगे। कोई बात नहीं, हमारा यही कहना है कि जो स्वर्गीय सरोज देवी जो डेथ की, उनको न्याय हम लोग दिलवा के रहेंगे। और उनके जैसे तमाम लोग आज जो इस चीज़ का शोषण का शिकार हो रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास 20 से 30 ऐसे केसेस आए हैं। सैमफोर्ड में बहुत घटना हुई है। सैमफोर्ड में महीनों पहले कुछ एक बच्चा जिसका कफ हो गया था, वो महिला मुझसे कांटेक्ट करके अपना सारा डाटा भी हमको भेजी हुई है, मेरे व्हाट्सएप में है। उसमें क्या बोली कि मैं कफ के लिए मैं इलाज कराने के लिए गई, सैमफोर्ड में बच्चा को एडमिट करता है, 9 दिन पता नहीं क्या क्या किया, आईसीयू में एडमिट कर दिया बच्चे को, 8 साल का बच्चा। आप बोली मैडम मेरे सामने मेरा बच्चा मर गया, मेरे सामने मेरा बच्चा मर गया। एक ही बेटा था उनका। एक बोलता है मैं 40 लाख रुपए दिया और अपनी माँ को नहीं बचा पाया। और सब इंश्योरेंस का खेला है। राज हॉस्पिटल में जो मामला आया ना सर, मैं भी इसका पूछताछ की। राज हॉस्पिटल के परिजन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये भी मेडिक्लेम का है। इंश्योरेंस का ही खेला होता है सारा सर, इंश्योरेंस का ही खेला हो रहा है। मतलब अभी हम लोग अगर नहीं जागे ना तो कल हम और आप क्या पता अर्थी में उठ रहे होंगे, शमशान घाट जा रहे होंगे। सारा खेला इंश्योरेंस का है। मेडिक्लेम वालों की जिंदगी छीनी जा रही है। हमें कहा जाता है ना इंश्योरेंस कराओ। सर इनकी जो बुतम है स्वर्गीय सरोज देवी की, कुछ बोलना चाह रही है, बताइए। जो भी एक तरह से देखा जाए तो मेरी माँ मरी नहीं है, उसको मारा गया है बोल सकते हैं।
मेरी माँ को मारने के बावजूद भी अभी हॉस्पिटल से धमकियाँ आती हैं कि परिजनों के ऊपर केस किया जाएगा, मेरा इतना करोड़ का नुकसान हुआ है, भरपाई करना पड़ेगा। तो मेरी माँ का मौत हो गया, उस मेरी माँ का कीमत कितना होगा? अगर उनका जो नुकसान हुआ है वो हम भरपाई कर भी दे तो मेरी माँ का कीमत क्या होगा, और वो कीमत क्या वो एक माँ का कीमत मुझे दे पाएंगे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और इस तरह का धमकियाँ आना कहाँ तक सही है? एक तो किसी का जान भी लिए, ऊपर से उसके फैमिली वाले को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। ऑलरेडी हम लोग अपने मेंटली डिस्टर्ब हैं। और कहना चाहती हूँ कि जो भी वहाँ पे हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और मम्मी आईसीयू में थी तो उसको क्या क्या मेडिसिन यूज हुआ, कब कौन सा डॉक्टर विजिट करते थे, ये सारे चीज़ों का सीसीटीवी के थ्रू हम लोग को एक रिपोर्ट चाहिए। जानना चाहते हैं कि क्या क्या वो मेडिसिन चलाएं, क्या किए। और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी को 2 दिन तक रखे, लेकिन किसी भी तरह का उसमें कोई सुनवाई नहीं किया गया। कोई मतलब पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया गया कि नहीं होगा पोस्टमार्टम। और जो भी कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको हम लोग किए। बोलते थे कि हॉस्पिटल वाले कि ये थाना जाओ, थाना वाले बोलते हैं हॉस्पिटल जाओ। जो भी प्रोसेस होता है सारे प्रोसेस को करने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। और मैं सरकार से चाहती हूँ कि वो हमारा इस सारे हॉस्पिटल को संज्ञान में लिया जा रहा है, लेकिन सैमफोर्ड हॉस्पिटल को क्यों नहीं लिया जा रहा? शायद इसमें कुछ राज छुपा हुआ होगा, यही समझ सकते हैं ना।